प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी कई सौगात, आधुनिक ढांचागत संरचना विकास पर जोर, बोले देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर, राज्यों के विकास पर भी बल। रांची में भाजपा की बैठक में बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता हुए शामिल, संगठन मजबूती के दिए टिप्स। प्रतुलनाथ शाहदेव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। राज्य में नहीं थम रहा प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से 6 गिरफ्तार। पतरातू में कॉपर तार चोरी के आरोप में 3 पकड़ाए। और राज्य भर में बारिश का सिलसिला जारी, रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि, झमाझम बारिश का भी चला दौर। 16 मई तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हैदराबाद में आयोजित समारोह के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है। आधुनिक ढांचागत संरचना विकास पर केंद्र सरकार का फोकस है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए राज्यों का विकास जरूरी है, जिस पर केंद्र सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देश में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व निवेश हुए हैं। साथियों, आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का भी दौरा किया। बंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव के साथ कार्य किए जाएं, तब हर प्रयास सार्थक परिणाम देता है। उन्होंने कहा कि जो भी हो, हम सभी कमल की छत्रछाया में हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह कमल की शक्ति देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेगी। आज दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए, तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। बाकी कुछ हो या न हो, हम सब लोटस की छत्र छाया में है। जैसे जैसे समय आता जाए, ताली बजाते जाइए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
असम में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। श्री नड्डा ने बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। बाद में श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। 12 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया है। भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही उनका दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व की ओर से खास जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया था, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। दोनों नेताओं ने असम में विधायक दल की बैठक और फिर सरकार गठन की प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि सत्ताधारी एनडीए लगातार तीसरी बार यहां पर सत्ता में लौटी है, अपनी हैट्रिक लगाई है। उसने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं, जिनमें भाजपा ने 82 सीटें और उसके सहयोगी दलों यानी कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ। और चलिए आपको लेकर चलते हैं, सुनते हैं इस समय जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। और उसके पश्चात असम गण परिषद ने अतुल वोरा जी के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन अपने विधायकों के माध्यम से दिया गया और उसी के साथ साथ हमारे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेतृत्व ने भी पूरी ताकत के साथ, हमारे रेयान जी ने पूरी ताकत के साथ अपने विधायकों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है। इस प्रकार से 102 विधायकों का समर्थन लेकर आज हम हेमंत जी के नेतृत्व में हमारे अपने जो सहपर्यवेक्षक हैं हरियाणा के जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने 102 विधायकों का समर्थन हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसको आज राज्यपाल जी के समक्ष रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीज़ों की पड़ताल करने के पश्चात राज्यपाल जी बहुत जल्द हमारे नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उस क्रम में आगे चलकर उसका जिसको कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के जुझारू और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे। धन्यवाद। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने शहरों की स्वच्छता पर बल दिया है। उन्होंने गिरिडीह में स्वच्छता को लेकर सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ लंबी चर्चा की। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और विकास को नया आयाम देने को लेकर कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अमली जामा पहनाने की दिशा में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गिरिडीह के उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने कहा कि पॉलीथीन स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधा है। प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। महापौर की अध्यक्षता में आज एक
सिविल सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेकर परिवहन व्यवस्था से लेकर निगम के कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि निगम के महापौर के कार्यालय में हुई इस बैठक का आउटकम दिल्ली शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ में कि यहाँ पर जो गिरिडीह का जो स्वच्छता हम लोग का है उसमें 4 चांद कैसे लगे और हम लोग उस दिशा में आगे कैसे बढ़ पाएँ। सर का सुझाव था कि जो एजेंसी कार्यरत है उसको बूस्टअप करते हुए उसको हम लोग गली वाइज कैसे ले जाएं और जो हमारा मशीनरी है उसका सही सदुपयोग कैसे हो सके, उस दिशा में सर का जो निर्देश था वो हम लोग पालन करेंगे। रांची के दलादली में भाजपा की बैठक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा रांची पश्चिम जिला के ग्रामीण योजना बैठक को संबोधित करते हुए संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। इस दौरान समसामयिक विषयों के साथ ही भावी कार्यक्रमों पर भी विमर्श हुआ। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। श्री शाहदेव ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस का तंत्र बुरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के वर्ष 2024 के आंकड़े बेहद भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। NCRB के अनुसार प्रति लाख आबादी पर हत्या के मामलों में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। श्री शाहदेव ने कहा कि झारखंड में जहां क्राइम बढ़ रहे हैं, वहीं स्थिति इतनी विचित्र है कि सरकार ने ट्रेनिंग पूरी कर चुके 39 DSP को 2.5 वर्षों से बैठाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग अब एक समानांतर उद्योग का रूप ले चुका है, जहां योग्यता और प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि दूसरे समीकरण काम कर रहे हैं। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी लगातार प्रमंडलवार प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाओं के विषय पर सरकार को घेर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी मोर्चे पर सरकार को विफल करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बिजली और पानी जैसे जरूरी सुविधाओं से राज्य की जनता महरूम है और तंत्र उदासीन बना हुआ है। 6 मई से भाजपा ने पलामू प्रमंडल से इस चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। कल गिरिडीह, धनबाद और बोकारो में पार्टी का प्रदर्शन होगा। 12 मई को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में श्री कृष्ण विकास परिषद के बैनर तले यदुवंशी संकल्प महासभा द्वारा महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिषद के मुख्य संयोजक कैलाश यादव ने कहा कि महासम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। सत्ताईस % रिजर्वेशन नहीं मांगे सर। आप समझ लीजिए कि अगर एक गांव में 27 आदमी को वंचित करें तो 3.5 करोड़ की आबादी हम कितने पीछे हो गए। 25 वर्ष में कम से कम 20 लाख जो है कि हम नौकरी से, रोजगार से वंचित हुए। तो मेरा स्पष्ट मांग आज के बैठक के माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको लगभग सरकार 50% जो है कि सब्सिडी दे और उसको सबल बनावे, स्वावलंबी बनावे। प्रधानमंत्री आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव का आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। प्रधानमंत्री गुजरात में अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज रात को जामनगर पहुंचेंगे और कल सुबह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो विशेष महापूजा, जिसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक हैं।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी। इसके बाद प्रधानमंत्री कल वडोदरा में सरदार धाम छात्र सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने और इसके ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। देखिए यह वीडियो क्लिप। महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पिछले 1000 वर्षों में अनगिनत आक्रमणों के अभिमान पर नवसृजन के स्वाभिमान की अद्वितीय गाथा रचने वाला शिव का ये पावन तीर्थ भक्ति, ऊर्जा और भारतीय स्वाभिमान के उदय का उद्गम स्थान है। सोमनाथ के स्वाभिमान की सहस्त्राब्दी के सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरा देश मना रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, एक उत्सव जो प्रतीक है भारत की सांस्कृतिक चेतना, अटूट आस्था और पुनर्सृजन की जीवंत परंपरा का। इस पावन अवसर पर महादेव की छत्र छाया में सोमनाथ ट्रस्ट आयोजित कर रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष महापूजा, जो भक्तों को विधि विधान से संपन्न, सुव्यवस्थित और अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। इस महापूजा का प्रतिदिन मात्र एक यजमान परिवार को विशेष लाभ प्राप्त होगा। पूजा का शुभारंभ यजमान के नाम एवं कुल की छड़ी पुकार से होगा। प्रातः 8 बजे से दिवस पर्यंत आयोजित इस अनुष्ठान में दिन भर की विविध पूजाओं के संकल्पों को एकीकृत कर प्रधान संकल्प लिया जाएगा। पूजा क्रम में ध्वजा पूजा, दुग्ध, धान्य, पंचामृत एवं गंगा जल से अभिषेक, भगवान शिव के लिए धोती, उपवस्त्र, रुद्राक्ष माला और जनेऊ एवं माता पार्वती के लिए साड़ी तथा अखंड श्रृंगार अर्पण, 1000 बिल्व पत्रों का समर्पण तथा महामृत्युंजय मंत्र के 1000 जप सम्मिलित हैं। तो आइए इस दिव्य आयोजन में भाग लेकर इस अनूठी आध्यात्मिक पहल के सहभागी बने। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष महापूजा, अटूट आस्था की गौरव गाथा। जय सोमनाथ। आज मदर्स डे पर मां की ममता को सभी लोग याद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके स्नेह तथा मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने मदर्स डे पर सभी माताओं को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी है। आज मदर्स डे के अवसर पर कोडरमा की एक ऐसी मां से आपको रूबरू कराते हैं जो सड़क दुर्घटना में अपने जवान बेटे को खोने के बाद हजारों बच्चों को शिक्षित, संस्कारी और बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। के झुमरी तलैया निवासी और मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा के बेटे की वर्ष 2003 में आज के दिन दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जवान बेटे को खोने का दर्द किसी भी मां को भीतर से तोड़ कर रख देता है, लेकिन संगीता ने गम से टूटने के बजाय दूसरे बच्चों की जिंदगी संवारने का संकल्प लिया और अपने गम को सेवा और शक्ति में तब्दील कर दिया। आज वो हजारों बच्चों की मुस्कान में अपने बेटे की यादें तलाशने की कोशिश करती हैं। तो मैंने भगवान से भी यही कहा कि एक मेरा तुम लिए हो, है ना, लेकिन अब मैं देखो कितने पैदा कर दूंगी। हर मोड़, हर नुक्कड़, हर शहर, हर कंट्री में, हर देश में मेरा एक बेटा होगा। तो इसी ध्येय को लेकर के 10 मई को ये घटना घटी। 23 जून को वापस स्कूल खुला और 23 जून को मैं वापस स्कूल में थे और उसी स्कूल एक माध्यम बना मेरे लिए जीने के लिए। और ये बच्चे ही आप समझ लीजिए कि मैंने इन्हीं को अपने बच्चे के रूप में देखा और उसी ध्येय से मैं आज भी काम करती हूँ। संगीता झुमरी तलैया मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक के रूप में विद्यालय के हर बच्चे को अपने बेटे जैसा स्नेह देती हैं।
यहाँ तक कि स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बेटे का पसंदीदा भोजन भी बना कर लाती हैं। 25-30 पराठा बना करके दही के साथ में मेरे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं 9-10 में, और उनको खिला देती हूँ। या मेरे हॉस्टल में जो टीचर्स रहते हैं, यंग टीचर्स जितने हैं, उनको मैं दे देती हूँ। तो जो भी चीज़ उसको पसंद होती है, मैं इसी तरह से अपने आप को ये कह लीजिए आपकी एक ये भुलावा। सिर्फ बच्चों की शिक्षा ही नहीं बल्कि संगीता शर्मा ने डायलिसिस सेंटर की स्थापना भी करवाई है। यहाँ तक कि उन्होंने दिल में छेद जैसी गंभीर और जटिल बीमारी से पीड़ित 15 से ज्यादा बच्चों का इलाज करवाकर उन्हें नई जिंदगी भी प्रदान की। देखिए, एक तो मुझे कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं उसको यही स्कूल में ही कान पकड़ के एक चप्पत लगा देती हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरा एक आध चप्पत लगाया हुआ उन लोग को बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि मैं उन लोग को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। संगीता शर्मा आज केवल उस बेटे की मां नहीं जिसे काल ने उनसे छीन लिया, बल्कि आज वो उन सभी बच्चों की मां हैं जिन्हें उन्होंने प्यार, सहारा, ममता और दुलार देकर नया जीवन प्रदान किया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। मातृ दिवस के अवसर पर आज रांची में कई कार्यक्रम हुए। श्री राम भरत मिलाप कार्यालय डोरंडा बाजार में मां सीता साहसी मां सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राम भरत मिलाप समिति, मारवाड़ी युवा मंच, रांची दक्षिण एवं जागृति महिला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वैसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनका पति के साथ सालों पहले साथ छूट गया। कुछ ऐसी महिलाओं का भी सम्मान हुआ जिनके पति ने देश की सेवा की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। विषम परिस्थितियों के बावजूद इन माताओं ने अपने मां होने का दायित्व बखूबी निभाकर समाज के समक्ष नजीर पेश की है। नारी शक्ति के साहस की एक और तस्वीर रांची से सामने आई है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल सविता गारी ने अपनी सतर्कता और बहादुरी से ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत एक महिला यात्री की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का है, जहां आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रिमोट एक्सेस तकनीक के जरिए प्रश्न पत्र हल कराने वाले सल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 अभ्यर्थी बिहार के हैं जबकि एक कोडरमा का रहने वाला है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सेंटर सुपरिटेंडेंट एवं सेंटर आईटी हेड तथा 6 अभ्यर्थियों के विरुद्ध सुखदेव नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। परीक्षा केंद्र से 6 कंप्यूटर, सीसीटीवी का डीवीआर, 6 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, 5 मोबाइल और 1 टैब जब्त किया गया है। तो आईटी के जो स्टाफ हैं उनको वहाँ से मौके से फरार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है, इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो MHA की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प दी गई और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है और उनको फरार भी पाया गया है। रामगढ़ के पतरातू PVUNL प्लांट से कॉपर वायर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर इन अपराधियों तक पहुंच सकी। तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। आज दोपहर बाद रांची और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। खूंटी और मुरमू में भी आज ओलावृष्टि हुई, जिससे कई खपरेल मकानों और एस्बेस्टस छत वाले कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी कई सौगात। आधुनिक ढांचागत संरचना विकास पर जोर, बोले देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर, राज्यों के विकास पर भी बल। रांची में भाजपा की बैठक में बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता हुए शामिल, संगठन मजबूती के दिए टिप्स। प्रतुलनाथ शाहदेव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। राज्य में नहीं थम रहा प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से 6 गिरफ्तार। पतरातू में कॉपर तार चोरी के आरोप में 3 पकड़ाए। और राज्य भर में बारिश का सिलसिला जारी, रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि, झमाझम बारिश का भी चला दौर। 16 मई तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान।